उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इसराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। यही तो मजे की बात है कि जब इसराइल कुछ काम करता है, मोसाद जब काम करता है तो बहुत सोच समझ के काम करता है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उसने इस्माइल हनाया को उड़ाया था, हमास के लीडर को, और वहां पे कैसे 400 पेजर को एक साथ एक्सप्लोड करवाया था। तो इसकी भी प्लानिंग वो 3-3 4-4 साल से करते हैं। अब मोसाद के बारे में एक चीज है कि उनकी जो प्लानिंग होती है वेरी लॉन्ग टर्म होती है, मतलब वो 2-3 साल से एडवांस में प्लानिंग करना चालू कर देते हैं। और अभी भी मालूम नहीं है कि कितने और मोसाद के एजेंट्स अब ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। ईरान की सरकार एक तरह से लोगों को बता रही है कि उन्होंने इतने मोसाद के एजेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। एक तरह से वहां पे डर की माहौल बनाने की कोशिश कर रही है खमेनी सरकार, पर वो हर जगह से विफल होते जा रहे हैं। देखिए, बताया जाता है 400 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 20 पीपल हैव डाइड। आप सोचिए, इतना बड़ा उनके डिफरेंसेस है। और इजराइल के जो एरिया है बहुत छोटा है, ईरान का तो बहुत बड़ा है। उसमें भी आपने कैसे देखा है कि कैसे इजराइल ने उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है टोटली सफाया कर दिया। अभी तो नाम भी नहीं लिख सकते कि कौन मार रहा है, मतलब एक आदमी को आज अपॉइंट करो, कल उसका इंतकाल भी हो जाता है, ऐसी हालत हो गई है। तो इजराइल तो चुन चुन के मार रहा है सबको। और आप ये देखेंगे खमेनी को छोड़ के बाकी पूरी उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है जो आगे रिप्लेस कर सकती है खमेनी को, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। आपने देखा कि कैसे इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। आईआरजीसी का जनरल था कासिम सुलेमानी, उसको उड़ा दिया था। मोहसिन फखरुजादा जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसको उड़ा दिया इजराइल ने। तो एक तरह से अब ऐसी हालत हो गई है, ईरान बोल रहा है कि ओमान से भीख मांग रहा है, सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहा है, कतर से भीख मांग रहा है कि बोलो हम रेडी है टॉक्स करने के लिए अमेरिका को और इसराइल से। और आज आपने देखा होगा अंजू जी की कैसे टेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को भी टारगेट किया गया। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग टैंक जो विमान है वो अमेरिका से यूरोप पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अमेरिका माइट ज्वाइन द वॉर। और कल आपने ध्यान होगा कि कल पुतिन और ट्रम्प के बीच में 1 घंटा फोन कॉल हुआ था, जिसमें पुतिन ने बोल दिया कि इज ऑफरिंग टू मीडिएट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हम आपको नहीं, तो उन्होंने खमेनी को वार्न कर दिया है देयर विल बी अ रिजीम चेंज इन ईरान। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपके पास एक्सेस यूरेनियम है तो आप हमको दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। अब ईरान को भी समझ में आ गया है कि अभी अगर कोई उसको लाज बचानी है तो चुपचाप एक पीसफुल मीडिएशन कर लो और एक तरह से कतर को बुला के काम खत्म करवा दो। तो अब वो काम अभी वो रेडी हो रहा है। अभी भी आप देखिए कि लड़ाई बंद नहीं हुई है। अभी भी सुनने में आया है कि इजराइल ने तो बोल ही दिया कि वी हैव अ एरियल सुपीरियरिटी ओवर ईरान। मतलब हम जब चाहे अपनी विल से ईरान को हम बॉम्ब कर सकते हैं, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया। वहां पे जो स्टेट कैपिटल टीवी की बिल्डिंग थी उसको एक तरह से उड़ा दिया, और लाइव टीवी शो के बीच में बॉम्बिंग हुई है। और उधर जो प्रेजेंटेशन है वो बोल रही है कि हमारे ऊपर बॉम्बिंग हुआ है। आप सोचिए एक तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या किया। कल उन्होंने उनकी सिवरेज और वाटर लाइन को उड़ा दिया था, जिसके कारण पूरे ईरान में पानी बहने लग गया। पूरे तेहरान में आपने देखा होगा स्ट्रीट्स भर गई थी। तो एक तरह से चरमरा गई है व्यवस्था, लोग तेहरान छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसी हालत है, लॉन्ग लाइन्स है जो आप देखेंगे। और फिर सवाल तो ये भी आ रहा है कि मुनीर ने पिछले दिनों जिन जिन लोगों से मुलाकात की, ईरान के नेताओं से या आर्मी कमांडर से, उन सबका नंबर लग गया। और फिर एक घड़ी का जिक्र भी बार बार आ रहा है कि वो घड़ी जिन जिन को दी गई उनका नंबर लग गया। उस घड़ी में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने मुनीर को इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। वो तो एक पुराना इंटरव्यू है, सडनली बाहर आ गया है और लोगों के बीच में डर बैठ गया है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, उसने सबको ठगा। तो अब एक तरह से बोल दिया हमारा काम ईरान में तो हो गया, अब इनको भी निपटा देते हैं। तो पाकिस्तान के लोग डर चुके हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप वो डर चुकी है। क्योंकि मोसाद का जो
वर्किंग स्टाइल है सबको मालूम है। अगर मोसाद ईरान में काम कर सकता है तो पाकिस्तान में तो कर ही लेगा, क्योंकि वहां की जनरल इनहेरेंटली करप्ट है। वो तो देश को ऐसे भी बेचने के लिए तैयार है। और आपको मालूम है पाकिस्तान में जितने भी जनरल्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो यूएस जाते हैं। अब उनको क्या खरीदना है, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं इसराइल को, वो तो दे के इसराइल खरीद ही लेगा। इसराइल विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। उसको तो मालूम है कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ बिलियन डॉलर अगर हमको खर्चा करना पड़े, हम खर्चा करने को तैयार है। और वो पाकिस्तान की लीडरशिप ही करप्ट है, तो पाकिस्तान को तो और भी निपटाना तो बहुत ईजी है मेरे हिसाब से तो। पर एक चीज और है कि खमेनी को चलो मान लेते कि उसको अभी टारगेट नहीं कर रहा है इजराइल। हालांकि हर कोई यही सवाल पूछा था कि जब इतने सारे कमांडर को टारगेट कर लिया गया, जब इतने सारे साइंटिस्ट मार गिराए मोसाद ने, तो फिर खमेनी कैसे बचा हुआ है। लेकिन अब जो उसका बहुत करीबी है वो तो रशिया से बातें कर रहा है, क्योंकि सुना है कि खमेनी जो है अभी बंकर में छिपा है, लेकिन बहुत जल्द वो रशिया भागने की फिराक में है। क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए अभी तो सुनने में आ रहा है कि इरानियन ऑफिशियल्स भाग रहे हैं, मतलब जिनको भी लग रहा है कि उनका नंबर नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि अब नया नया लीडरशिप तो है नहीं। अब बताया जाता है कि अगर कोई मारा गया उसका उसको बना दे तो अगले दिन उसका भी इंतकाल हो जाएगा, तो वो सोचता है इससे अच्छा मैं भाग ही जाऊं, और रशिया भाग रहे हैं। आप सोच लीजिए, ये खमेनी खुद बंकर में बैठा हो, अब उसको भी एक तरह से डर हो रहा होगा। एक तरह से पूरे ईरान में डर का माहौल हो चुका है, भले ही वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो, इसराइल उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। इसराइल के पास सारे उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, भले ही थार्ड हो या आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग हो या एरो हो। और ऊपर से आप सोच लीजिए सऊदी और जॉर्डन और कतर की फोर्सेस भी इंटरसेप्ट कर रही है, और अमेरिकन एंड ब्रिटिश शिप्स जो उधर है, जो उनके जहाज से भी इंटरसेप्शन हो रहा है। तो इसराइल तो प्रोटेक्टेड है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप देखिए, ईरान को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ईरान अकेला अलग थलग पड़ चुका है। ईरान इतनी तरह से बात कर रहा है कि हमें एक तरह से इस्लामिक देश में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो लीडरशिप रोल वो खत्म हो चुकी है, ईरान की हेकड़ी निकाल दी है। आप देखिए कि आज चाइनीज शिप भी चाइनीज का एक प्लेन भी उड़ के आया था ईरान में, और वहां पे भी उसने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। तो चाइना भी एक तरह से खुल के बात नहीं कर पा रहा है और वो भी चुप बैठा है। देखिए कंडेमनेशन सब दे रहे हैं, बट अब चाइना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उसको, रशिया भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यूएस ने बता दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पीस की बात कर रहे हैं और एक तरह से जले पे नमक छिड़क रहे हैं। जैसे आपने बोला था रोने वाला भी तो कोई चाहिए, तो एक तरह से बोल दिया कि भैया इसको रखो, ये रोएगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसको मार दिया तो ये शहादत क्लेम करेगा और इसके नाम से और 100 पैदा हो जाएंगे, तो इसको रखो, बाकी सबको मारो। पर उमेश जी, ईरान ने तो पंगा ले लिया ना, क्योंकि ईरान ने तो इजराइल में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर भी हमला किया। और फिर इस मुद्दे पर क्या डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठेंगे? क्या बदला नहीं लेंगे? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं ना तो उसका उल्टा ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं पीस चाहता हूँ, पर उस दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो अपने रिफ्यूलिंग टैंक्स उधर भेजते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं। वो बोलेंगे पीस करो और अचानक एक दिन कल सुबह वो आप देखेंगे अमेरिकन प्लेन से अटैक कर रहे हैं, और एक तरह से ईरान के अंदर रेजिम चेंज की वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो वहां पे जो शाह के बेटे हैं जो अमेरिका में हैं उसको वापस इंस्टॉल करेंगे उधर, और ईरान एक तरह से वापस अमेरिका के जो बोलते हैं कंप्लायंट लीडरशिप आ जाएगा। 1979 से पहले जो डेमोक्रेसी थी प्री, वो रेजिम वापस आ जाएगी। और ईरानियन पॉपुलेशन भी एक तरह से खमेनी से खफा है। आपको मालूम है लास्ट ईयर जिस हिसाब से हिजाब के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, कितने महीनों तक चला था, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि डिससेटिस्फेक्शन है ईरान में और लोग चाहते हैं कि ये रेजिम हट जाए। और इस तरह से डर के आपने ये देख बता रहा हूँ कि अब ईरान ने एक तरह से व्हाइट फ्लैग रेस कर दिया है और बोल दिया है कि हम एक तरह से सीज फायर के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें एक हॉनरेबल ग्रेस एग्जिट दे दीजिए, आप ग्रेसफुल हॉनरेबल एग्जिट दे दीजिए। बोलिए, देखिए ऐसी भीख मांग रहा है। नहीं, भीख तो वो मांग रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये वॉर हुआ था, न्यूक वेपन्स को लेकर, ये यूरेनियम जो उसके पास है या बाकी एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो उसके पास है, क्या वो भी सरेंडर कर देगा उसको पूरी तरह से? उसको करना ही पड़ेगा ना। देखिए अब रशिया ने तो बोल ही दिया,
तुमको समझ में नहीं आ रहा तो सारा यूरेनियम मैं लेने को तैयार हूँ। वो ईरान भी चाहता है कि वो चाहता है कि वो यूरेनियम अमेरिका के पास ना जाए। तो रशिया ने बोल दिया ठीक है तुम मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। ये यूरेनियम भी रशिया ने बेचा होगा उनको, क्या मालूम। तो एक तरह से वापस वो ले भी लेगा और एक तरह से अब उधर एक तरह से इंटरनेशनल जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो आईएई के जो साइंटिस्ट है वो उधर खड़े रहेंगे, वो देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक तरह से ग्रेसफुली सरेंडर हो जाएगा और एक तरह से सैंक्शंस हट जाएंगे और मेरे हिसाब से जो डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वॉर चलता रहा और ईरान के पास अभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। अगर वो बंद कर देता है फिर तो अमेरिका घूमेगा और अंदर अपनी फोर्सेस भेज के खमेनी को एक तरह से मरवा ही देगा। फिर बाद में उधर की मुल्ला रेजिम को रहने नहीं देगा उसको रहने नहीं देगा अमेरिका। वो आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ईरान को एवरी पॉसिबल वे में खमेनी को उसका अंत नजर आ रहा है।